हमारे चैनल सिविल बेसिक 21 में आप सभी का स्वागत है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का तीसरा वीडियो है अभी, जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका उल्लेख हमने, कुछ पद तो हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे और इसी कुछ परिभाषाओं में से ही कुछ टर्म ऐसे हैं जिनको हम आज के वीडियो में ले रहे हैं। और वो टर्म हैं मेनली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, रिंग ऑफ फायर, सर्कुलेशंस, लाइफलाइन, फोर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स। तो ये हमारे टर्म हैं, इनको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महाद्वीपीय विचलन, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। 1915 में अल्फ्रेड वेगनर जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, इस्टेब्लिश किया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से। तो इन्होंने जब ये सिद्धांत शुरुआत में स्थापित किया तो इनके सिद्धांत को जो है मान्यता नहीं मिली, इसको रिकग्निशन किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये अपना प्रयास करते रहे अपनी थ्योरी को समझाने का, और ये 50 वर्ष के बाद इनकी थ्योरी को मान्यता दी गई। लेकिन मान्यता देने के समय इनकी थ्योरी में कुछ संशोधन किए गए थे और उन संशोधन के फलस्वरूप आज ये थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के नाम से जो है इसको मान्यता मिल चुकी है। तो स्टार्ट में इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा था, बाद में इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जो है मान्यता प्राप्त हो गई 50 वर्ष बाद। इस थ्योरी के में है क्या, एक सुपर कॉन्टिनेंट होता है जिसे पंगाई भी कहते हैं। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट पहले हमारा पृथ्वी जो है एक यूनिक, केवल सिंगल पीस में एक कॉन्टिनेंट था। बाद में ये टूट गया कई टुकड़ों में, यानी जो इसका लिथोस्फीयर है वो कई भागों में टूट गया, कई प्लेटें, उसमें हमारा समुद्र और महाद्वीप ये दोनों उसी में आते हैं, कॉन्टिनेंट और सी। तो वो 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं, इनका हम वर्णन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस थ्योरी के अनुसार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मेनली इन्होंने ये कहा था कि जो ये प्लेटें लावा के ऊपर तैर रही हैं, तो ये तैरती हुई प्लेटें धीरे धीरे अपना स्थान बदल रही हैं। एक कोई प्लेट इधर से उधर खिसक रही है, कोई प्लेट उधर से इधर आ रही है, यानी इस तरह से मूवमेंट इनमें रीअरेंजमेंट की प्रक्रिया सतत जारी है। कोई प्लेट बहुत समय पहले कहीं दूसरी स्थित थी, अब वो खिसकते हुए जो है, चूँकि तैरती हुई वस्तुएं हैं, ये इनमें मूवमेंट होते हैं और मूवमेंट के साथ साथ ये जगह भी अपना दोबारा नए जगह पर पहुंच जाती हैं, फ्लोट करते हुए, बीच में दूसरी प्लेट को खिसकाते हुए। तो इस तरह से जो ये मूवमेंट होता है, इसी को इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा था। इस थ्योरी के अनुसार एक महाद्वीप जो आज यहाँ पर है, काफ़ी समय के बाद वो कहीं दूसरी स्थान पर पहुँच सकता है। तो इस तरह से इसी को इन्होंने महाद्वीपीय विचलन कहा, यानी ये विचलित होकर के अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसी को जो है हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। तो बेसिक हमारा कंसेप्ट यही है कि ये महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान को विचलित हो जाते हैं फ्लोट होने के कारण लावा के ऊपर। अब इसमें एक भारत के बारे में देख लें। ये कहा गया है कि पहले जो है हमारा भारत, इंडिया, जो आज उसकी जो स्थिति है, ये पहले यहाँ नहीं था। ये साउथ अफ्रीका के पूरब साइड में स्थित था, नीचे की ओर, और ये झुका हुआ भी था। इसकी डायरेक्शन इस तरह से थी, ये झुकी हुई अवस्था में था और यहाँ से ये धीरे धीरे खिसकते हुए ऊपर बढ़ता चला गया। ये घटना जो है शुरुआत में 80 मिलियन वर्ष पूर्व की है।
ये फिर धीरे धीरे ऊपर को उठता चला गया, और जब ये ऊपर आते आते यहाँ ऊपर यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। और ये हमारा जब भारत ऊपर को पहुँचा तो पहले जहाँ पर आज भारत है, जहाँ पर हिमालय आज बन गया है, वहाँ पहले एक समुद्र हुआ करता था जिसको कि तथ्या सी के नाम से जानते हैं, तथ्या सी। तो ये जो समुद्र था, जब ये कॉन्टिनेंट हमारा ऊपर को पहुंचा तो ये यूरेशियन प्लेट से टकराया। यूरेशियन प्लेट से टकराने के फलस्वरूप दोनों प्लेटों के भार चूँकि लगभग बराबर थे, इसलिए इनमें से पूर्ण रूप से कोई भी प्लेट एक दूसरे के अंदर नहीं गई। हाँ, इंडियन प्लेट का कुछ भाग इसमें जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे की ओर धंस गया है। पूरी चौड़ाई में या सब जगह पर ऐसा नहीं हुआ। इनका जो हमारी इंडियन प्लेट है, इसमें स्क्रैपिंग हुई, यानी इसके ऊपरी परत में टूट फूट हुई, और यही जो टूट फूट के फलस्वरूप जो ये मटेरियल है, ये ऊपर को उठ करके हिमालय के रूप में आज स्थापित हो गया है। ये काफ़ी लंबी बेल्ट में स्थापित हुआ है। तो इस तरह से ये हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब आगे देखते हैं, ये तथ्या सी यहाँ पर पहले था। सबडक्शन जोन के बारे में समझ लें। यहाँ देखिए, सबडक्शन जोन से मतलब होता है कि जब दो कन्वर्जेंट प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो उनकी टक्कर के फलस्वरूप उनमें से जो प्लेट हल्के चट्टानों से बनी हुई होती है वो प्लेट ऊपर हो जाती है, और जो भारी चट्टानों से बनी होती है वो प्लेट नीचे की ओर दब जाती है, मुड़ जाती है। तो भारी चट्टानें नीचे की ओर चली जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक चट्टान दिखाई गई है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का दृश्य है, और ये जुआन डी फ्यूकुआ एक ये छोटी माइनर प्लेट है। इस प्लेट का चूँकि ये समुद्री चट्टानें हैं, समुद्री चट्टानें जो है कॉन्टिनेंटल चट्टानों की तुलना में जो है भारी होती हैं, इसलिए ये नीचे की ओर चली गई। तो इसका नीचे की ओर धंसना, चूँकि यहाँ पर देखिए ये समुद्र का हिस्सा दिखाया गया है और ये प्लेट भारी होने की वजह से नीचे को चली गई, तो इसी एरिया को जो है सबडक्शन जोन कहा जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पट्टी है, यानी जो इसके आगे का हिस्सा जो है ये नीचे को धंसता चला जाएगा, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इसमें ऊपर की ओर उठती जा रही है। तो दो प्लेटों में जब इस तरह की घटना हो तो इसी जोन को हम सबडक्शन जोन के नाम से जानते हैं। हिमालय की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर लंबी बेल्ट है। हिमालयन बेल्ट जो है इसकी टोटल लेंथ हमारी 2900 किलोमीटर की है, और ये 250 से 300 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट है। तो इस तरह से ये पूरी घटना जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती है। और इसमें सबडक्शन जोन का मतलब वही होता है कि जो भारी चट्टानें जब एक चट्टान के नीचे चली जाती हैं, तब इस क्षेत्र को, ये जो एरिया है, यही हमारा सबडक्शन जोन कहलाता है। इसके बाद देखिए, इसमें दूसरा पद आता है रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर जो है, इसको हिंदी में अग्नि वलय शब्द लिख सकते हैं। अग्नि वलय, वलय का मतलब रिंग होता है, इसलिए इसके लिए उपयुक्त शब्द अग्नि वलय है। तो अग्नि वलय, रिंग ऑफ फायर, इसका जो दूसरा नाम है, या इसको इस नाम से भी जानते हैं अग्नि वलय को, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिम ऑफ फायर, गर्डेल ऑफ फायर एंड सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये नाम भी इसके हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर केवल रिंग ऑफ फायर है। बाकी ये नाम भी कहीं कहीं पर लिटरेचर में यूज किए गए हैं। जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो ये शब्द भी मिलेंगे, और इसका मतलब भी वही होता है जो कि रिंग ऑफ फायर है। तो अब एक्चुअली रिंग ऑफ फायर है क्या, इसमें उसको पहले देख लें। रिंग ऑफ फायर में आप देखें, यहाँ पर ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। इन दोनों के पश्चिम में ये पैसिफिक सी है, और इसके इधर हमारा यूरेशियन प्लेट है,
और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो ये जो पैसिफिक सी है, पैसिफिक सागर है, इसके बाउंड्री पर, इसकी जो बाउंड्री है, जैसे यहाँ पर देखिए साउथ अमेरिका की से बाउंड्री इसकी टच कर रही है और नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में ये बाउंड्री टच कर रही है, और ये इधर जापान चाइना की ये इस पट्टी में टच कर रही है, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकरा रही। तो यहाँ पर बहुत पूरी दुनिया के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। दुनिया में सारे भूकंप जो भी आ रहे हैं उनका 90% भूकंप इसी में आते हैं, और यहीं पर ज्वालामुखी फटते हैं। तो ज्वालामुखी फटने के कारण, चूँकि यहाँ पर भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी भी फटते हैं, तो इसीलिए इसको जो है रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आग की का जो है ये गोला है। इस रिंग ऑफ फायर की जो बनावट है ये घोड़े की नाल की तरह से होती है, हॉर्सशू की तरह से होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ कनेक्ट नहीं हो रही है। इधर जो एंटार्कटिक प्लेट है इसके साथ जो इसकी बाउंड्री मिल रही है, इस पर भूकंप नहीं आते हैं। भूकंप केवल इस लेयर में आते हैं, इस बाउंड्री पर आते हैं, इस बाउंड्री पर आते हैं, इस बाउंड्री पर आते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भूकंप, ये सारे भूकंप आते हैं। तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, हमेशा रोशनी, ज्वाला, आग सी उगलती रहती है। तो ये एक रिंग ऑफ फायर यहाँ पर। और दूसरा एक छोटा रिंग ऑफ फायर हमारा ये है, जो है हिंद महासागर है हमारा, उसके पास से होकर के टर्की, ईरान से होता हुआ नॉर्थ इंडिया की ओर को जाता है। तो वहाँ से होकर के भी, उसमें केवल 10% अर्थक्वेक ही आते हैं, तो उसको भी हम रिंग ऑफ फायर बोल देते हैं। तो इस तरह से ये रिंग ऑफ फायर हो गया। अब इस रिंग ऑफ फायर के बारे में कुछ डिटेल्स देख लें। हॉर्सशू शेप, मतलब घोड़े की नाल की शेप का होता है। इसकी जो लंबाई है टोटल वो 40,000 किलोमीटर लंबी है। इस अग्निवलय की लंबाई इतनी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर की है। यानी रिंग वलय की जो चौड़ाई है 500 किलोमीटर तक पाई गई है, और ये इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर होती है। ये अनदर रिंग ऑफ फायर स्टार्टिंग कोस्टल एरिया ऑफ इंडियन ओशन, टर्की, ईरान एंड नॉर्थ इंडिया। टोटल 10% अर्थक्वेक इस क्षेत्र में केवल आते हैं। इसलिए जो मेनली हमारी रिंग ऑफ फायर है वो पैसिफिक के आसपास जो आती है, पैसिफिक सी के आसपास जो आती है, उसी को हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर के बाद जो है हमारा दूसरा शब्द है लाइफ लाइन। एक्चुअली लाइफ लाइन क्या है? जीवन रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं। भूकंप आते हैं, भूकंप से बहुत बड़े बड़े विनाश होते हैं, मकान टूट जाते हैं, बिजली के खंभे टूट जाते हैं, पानी की जो सप्लाई के पाइप बिछे हुए हैं ज़मीन में वो उखड़ जाते हैं, और कहीं कहीं आग भी लग जाती है। तो इस तरह से जो स्कूल हैं वो सब बिल्डिंगें टूट जाती हैं, अस्पताल हैं वो सब डैमेज हो जाते हैं, जो खाने पीने का सामान है वो सड़ जाता है। जैसे अगर सुनामी आ जाती है तो उसमें सब गीला हो जाता है, बह जाता है सामान, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है कि भूकंप जब चला जाता है, जब भूकंप चला जाता है तो उस समय हमें सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है कि जो लोग हैं उनको भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए, यानी उनके खाने की व्यवस्था क्या की जाए। तो जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है वो पानी पीने का, चूँकि पानी की पाइपलाइन सब टूट चुके हैं तो पीने के पानी की व्यवस्था जो कराई जाती है, और फिर अंधेरे में तो सारे काम नहीं हो सकते, इसलिए बिजली की भी व्यवस्था कराई जाती है, और फिर जो हमारा घर का ड्रेनेज है उसके भी निकलने का रास्ता साफ़ किया जाता है अगर डैमेज हुआ है। और इसके बाद कम्युनिकेशन के साधन, संचार का साधन, तो संचार के साधन में वही हमारा नेटवर्क वगैरह होता है, मोबाइल नेटवर्क होता है, ये सब जारी करना। ये भी खंबे पोल सब ध्वस्त हो जाते हैं, टावर इसके गिर जाते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं, कनेक्टिविटी हमारी ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद फिर आता है ट्रैफिक, वहाँ से आने जाने का सब साधन है उनकी व्यवस्था कराना, वाहनों की व्यवस्था कराना। ये सारी जो सुविधाएं दी जाती हैं आम पब्लिक को,
इन्हीं सुविधाओं को हम लाइफलाइन के नाम से जाने जाते हैं। और ये सुविधाएं देने में जो जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्य लाइफलाइन के अंतर्गत आते हैं। तो जीवन रेखा का कंसेप्ट ही यही है लाइफलाइन का, कि भूकंप के बाद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो जो प्रयास किए जाते हैं, जो जिस क्रम से किए जाते हैं। सबसे पहले भोजन चाहिए, भोजन पानी चाहिए, भोजन और पानी ये तो बहुत ही आवश्यक है। फिर उसके साथ साथ बिजली है, ड्रेनेज है, कम्युनिकेशन है, ये सब जो है इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद भूकंप से रिलेटेड एक पद और है फोर्स शॉक्स। इसको अग्र झटके बोला जाता है। तो फोर्स शॉक्स हमारा भूकंप जो आता है वो तो एक मेजर सबसे बड़ा भूकंप होता है, जिसमें पंखे हिलने लगते हैं, या जो मैक्सिमम तीव्रता का मैक्सिमम जो है मैग्नीट्यूड का भूकंप है वो हमारा मेन भूकंप कहलाएगा। उस भूकंप के आने से पहले भी कुछ झटके महसूस होते हैं, लेकिन वो झटके काफ़ी क्षीण होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं, इसलिए उनको सामान्यतः लोग अनुभव नहीं कर पाते। हाँ, कुछ पक्षियों द्वारा, कुछ जानवरों द्वारा ये तुरंत उनको एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई खतरा है, वो रस्सी तोड़ करके भाग खड़े होते हैं। चिड़ियाँ उड़ने लगती हैं, एकदम से चहचहाने लगती हैं, तो उनको एहसास हो जाता है, वो झटके को महसूस कर लेती हैं। जो हमारे फोर्स शॉक हैं, यानी मेन भूकंप से पहले आने वाले जो झटके हैं, उन्हीं को हम जो है फोर्स शॉक्स कहते हैं। और फिर अगला है हमारा आफ्टर शॉक्स। ये होता है जो हमारा मेन भूकंप आ गया, हम देखते हैं कि उसके कुछ देर बाद फिर भूकंप के हल्के से झटके आते हैं, तो उनकी भी तीव्रता जो है, उनका भी मैग्नीट्यूड हल्का होता है, कम होता है। तो और ये कुछ समय के बाद आते हैं। तो मेन भूकंप के बाद आने वाले जो झटके हैं उनको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। ये हो गया आफ्टर शॉक्स। अब इसके बाद एक शब्द आता है सर्कुलेशंस। तो सर्कुलेशंस के बारे में देखिए, यहाँ पर संवहन, सर्कुलेशन, ये सबसे ऊपर अर्थ क्रस्ट दर्शाया हुआ है, उसके नीचे मेंटल है, फिर आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। तो इसमें जो ये हमारा यहाँ पर मेंटल है, मेंटल में स्टेनोस्फीयर है। स्टेनोस्फीयर में पिघला हुआ लावा हमारा होता है, और इसके ऊपर ये लिथोस्फीयर जो है ये तैरता हुआ है। तो ज़मीन में जहाँ कहीं भी ज्वालामुखी फटते हैं, जहाँ कहीं भी दरारें होती हैं, प्रेशर के कारण ये लावा ऊपर को निकलना शुरू कर देता है। ये लावा जब ऊपर को निकलता है, कोई भी दरार होगी वहीं से निकलना प्रारंभ कर देता है, और फिर धीरे धीरे जगह और बढ़ा लेता है, फिर ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है। जब ये लावा निकलता है तो इसी को ज्वालामुखी बोलते हैं, और ये लावा निकल के चारों तरफ जो है फैलने लगता है। तो यहाँ से निकला इधर को बहने लगेगा, ये यहाँ से निकलेगा इधर को बहने लगेगा, तो ऐसे बहता हुआ आसपास फैल जाता है। तो काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ के पदार्थ जो है मेटल हैं, वो सब पिघली हुई अवस्था में बाहर निकलते हैं, और ये ठंडे होने के बाद पहाड़ या चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। तो एक तो ये दाब के कारण इनका बाहर निकलना, और इसके साथ ही साथ इसके किसी अन्य स्थान पर जो इसके क्रस्ट में चट्टानें हैं, ये टूट करके इस लावा में मिलना शुरू कर देती हैं। ये टूटती हैं, टकराहट से आपस में टकराने से टूटती हैं, या चूँकि दाब यहाँ पर कम होता है तो इसमें या किसी भी भौगोलिक क्रिया के कारण जो ऊपर उथल पुथल होती है, वाइब्रेशंस के कारण, तो चट्टान में टूट फूट होती रहती है। ये चट्टानें धीरे धीरे इसमें लावा में मिलती रहती हैं, और लावा में जब मिलती हैं मैग्मा में, तो ये मैग्मा में मिल करके वहाँ फिर से पिघल जाती हैं। तो इधर से देखिए ठोस चट्टानें जो है टूट करके मैग्मा में मिक्स होने के बाद पिघलती हैं, और इधर से ये मैग्मा बाहर निकल करके फिर ठोस चट्टानों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये घटना ठीक उसी तरीके से है जैसे लावा बाहर निकल के ठंडा होता है और चट्टान अंदर लावे में मिल करके पिघल जाती है। जैसे पानी को गर्म किया जाए तो गर्म पानी जो है ऊपर को उठता है और ऊपर से ठंडा पानी नीचे को आता है। तो इस तरह से पानी में संवहन यानी धाराएँ बन जाती हैं, एक फ्लो स्टार्ट हो जाता है कि नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर उठना और ऊपर से जो है ठंडे पानी का नीचे की ओर आना। तो इस तरह का जो ये सर्कुलेशन की क्रिया है कि ये मटेरियल जो है सर्कुलेट होता रहता है। यही क्रिया चूँकि यहाँ पर होती है, लावा ऊपर को उठता है और चट्टानें नीचे को आती हैं, ये एक जो सर्कुलेशन बनता है इसी को सर्कुलेशन या फ्लो प्रवाह के रूप में हम जानते हैं कि इस तरह का एक फ्लो जो है पृथ्वी की संरचना में
या पृथ्वी में इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं। तो ये सर्कुलेशन का संदर्भ इस घटना से है कि लावा का ऊपर निकलना और चट्टानों का लावा में घुस करके पिघल करके फिर लिक्विड सॉलिड ये लिक्विड बन जाना। तो ये हमारा सर्कुलेशन था। ये हमारे कुछ पद थे जिनकी डेफिनीशन जो है या जिनका मीनिंग एक्चुअली इनका मतलब क्या है ये आज समझाया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में एक दूसरा टॉपिक जो है लिया जाएगा और अगला वीडियो होगा हमारा सीस्मिक वेव्स पर। तो वेट टिल नेक्स्ट